तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए आज हमारा टॉपिक 2 है, पहले चैप्टर का ही, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। तो टॉपिक नंबर 2 में क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इससे पहली वीडियो में आपने देखा पहले टॉपिक में कि हम करा रहे थे कंकाली समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, तो ये हमारे रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार थे, जिनके प्रकार हम पिछली वीडियो में नहीं बता पाए, तो वीडियो पहले ही कट गई थी, इस वजह से वो क्लियर नहीं हो पाया। तो कंकाली समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए कंकाली समीकरण क्या है? कंकाली समीकरण कहिए या असंतुलित समीकरण कहिए, असंतुलित समीकरण, और इधर ये संतुलित रासायनिक समीकरण। तो कंकाली समीकरण क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दोनों ओर बराबर नहीं होती। तीर के निशान के दोनों ओर बराबर नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण। जैसे N2 प्लस H2 एरो NH3, क्या इसमें दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है? नहीं है, क्योंकि इधर N2 है और इधर N1 है, इधर H2 है और इधर H3 है। तो हमारे तीर के निशान के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? असंतुलित समीकरण या कंकाली समीकरण। ठीक है। और दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो इसे हल करने के लिए हम समीकरण को हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करते हैं। कौन सी विधि है? हिट एंड ट्रायल विधि। तो पहले समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा देखिए। ऐसा समीकरण जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दोनों तरफ बराबर हो जाती है। कैसी हो जाती है? क्या बराबर होती है? तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या बराबर होगी? तत्वों के परमाणुओं की संख्या तीर के निशान के दाईं ओर बाईं ओर या कहिए दोनों तरफ बराबर की जाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे इसमें इधर देखिए n कितनी है? इधर 2 है। कितनी है? 2 है। अब इधर n कितनी है? 1 है। तो हमारी हिट एंड ट्रायल विधि क्या कहती है कि सबसे पहले जिस तत्व के परमाणु सबसे कम हो, वहां से हम तत्वों को बराबर करना प्रारंभ करते हैं। तो इधर n हमारी 2 है, इधर n कितनी है? 1 है। तो यहां कितने कर देंगे? 2। कितने हो गए? अब N2 है और इधर भी N2 है। अब H देखिए, हाइड्रोजन इतने कितने, इधर कितने हैं? 2 और इधर 3 दूनी, ये 3 लगा है, वो केवल H का है, न कि N का। जिस तत्व के सफिक्स में होता है, नीचे होता है, उसी तत्व का केवल वो माना जाता है, क्रमांक में उसे ही गिना जाता है। तो 3 और 3 दूनी 6, आगे वाला जो होगा वो सबके लिए है, वो सबके लिए मान्य होता है। तो 3 दूनी 6, तो यहां H से पहले कितने कर देंगे? 3। तो ये कितने हो गए?
अब इस अभिक्रिया को, इस समीकरण को हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये हमारी पिछली वीडियो से रह गई थी। अब दूसरे टॉपिक में आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आपकी बुक में विशेष रूप से ये 2 दिए हैं और इनसे जो उल्ट ये दिए हैं। ये 4 दी हैं, ये 3 आपकी किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में है सबसे पहले मंद अभिक्रिया। कौन सी? मंद अभिक्रिया। दूसरे नंबर पर तीव्र अभिक्रिया, फिर उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसके बाद अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब नंबर 5 पर है संकलन कहिए, चाहे योगात्मक कहिए, चाहे संयोजन अभिक्रिया कहिए, एक ही है ये, संकलन, योगात्मक और संयोजन। 6 नंबर पर है हमारी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। और इसके बाद में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ये 8 प्रकार की हैं। ये 2 प्रकार की हमारी भौतिक रूप से बताई जाती हैं, अर्थात भौतिक रसायन के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी इसमें देखिए अभिक्रिया हमारी कितने प्रकार की है? 2, एक भौतिक अभिक्रिया और एक रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार चल रहे हैं। तो यह भौतिक रूप में आ जाती है मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। वैसे ऐसा नहीं है, रासायनिक में भी यूज हो जाती है किसी अभिक्रिया में। जैसे मंद अभिक्रिया है, मंद मतलब धीमा, मंद मतलब धीमा, बहुत धीरे से, अर्थात किसी अभिक्रिया को होने में जब समय लगता है, लंबा समय, तब उसे क्या कहते हैं हम? मंद अभिक्रिया। तो जैसे घर में हम दूध से दही जमाते हैं, तो दूध से दही बनने में कितना समय लग जाता है? लगभग 4 से 5 घंटे कम से कम चाहिए। तो लंबा समय लग रहा है, इसलिए उसे क्या कहेंगे हम? मंद अभिक्रिया। दूध से दही बनना क्या है? मंद अभिक्रिया। मंद मतलब धीमा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में चल रहे हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में समय लगता, अधिक समय लगता है, तब उसे क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया। क्या कहते हैं? दूसरी है तीव्र अभिक्रिया। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? दूध से दही बनना, ये क्या हो गया? मंद अभिक्रिया। और तीव्र अभिक्रिया में, तीव्र मतलब तेजी से, तेजी से मतलब जो कुछ ही समय में पूर्ण हो जाए, तो वह अभिक्रिया जो पूर्ण होने में बहुत कम समय लगाती है, उसे क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तो तीव्र अभिक्रिया में क्या है? जैसे दूध का फटना, जैसे कोई दूध गर्म हो रहा है और उसमें थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजिए आप, या नींबू निचोड़ दीजिए, कोई खटाई डाल दीजिए, तो उसको फटने में कितना समय लगेगा? कुछ ही क्षणों में पूरा का पूरा दूध फट जाएगा। तो यह क्रिया कितनी देर में हो गई? कुछ ही क्षणों में। इसलिए इसे क्या कहेंगे? तीव्र अभिक्रिया। क्या? तीव्र अभिक्रिया। इसके बाद आती है हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या है? जैसे यदि मैं मिलाऊं, तो अभी ऊपर वाले उदाहरणों से समझाएं। तो जैसे दूध है, दूध हमने गर्म किया, फिर उसे ठंडा किया, जब थोड़ा सा गर्म रह जाता है, तब उसमें क्या मिलाते हैं? थोड़ा सा दही, छाछ, उसके रूप में हम खटाई थोड़ी सी मिलाते हैं, तो उससे वो जम जाता है।
क्या जमने के बाद उस दही से हम दूध पुनः बना सकते हैं? बन सकता है? नहीं बनेगा। तो अर्थात इसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। यानी जिन पदार्थों का प्रयोग हम किसी अभिक्रिया करने के लिए कर रहे हैं, तो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद जो उत्पाद के रूप में हमें मिला है, वहां से हमें पुनः जो पहले अभिकारक थे वो पुनः प्राप्त हो जाएं, तब उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और यदि नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए कोई तो सिल्वर क्लोराइड, जब इससे हम ऊष्मा देते हैं तो सिल्वर अलग हो जाती है और क्लोरीन अलग हो जाती है। लेकिन जब सिल्वर के साथ चांदी के साथ हम क्लोरीन को पुनः अभिक्रिया करा देते हैं क्लोरीन से, तो हमें दोबारा से सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हो जाती है। तो इसका मतलब है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब अभिक्रिया कराने के लिए पदार्थों को प्रयोग किया जाता है, तो जब हमें उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त होने के बाद पुनः अभिकारकों को हम सामान्य रूप से प्राप्त कर लेते हैं, तब उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसका विशेष है कि इसके चिन्ह को हम ऐसे दर्शाते हैं, जैसे कि ये है और इधर से ऐसे करके, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। तो इसे बोलते हैं हम रिवर्स इनवर्स, रिवर्स और इनवर्स। तो उत्क्रमणीय समझ में आई? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाले पदार्थ से पुनः मूल पदार्थों को प्राप्त कर लिया जाता है, तब उस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके बाद अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाले पदार्थ से मूल पदार्थों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, सामान्य विधि द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, तब उसे क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो लाइट चली गई, दिखाई दे रहा है? देखना वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो सुना ध्यान से। तो इसके बाद में अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मूल पदार्थों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो जैसे प्रश्न अगर पूछता है आपको अभिक्रिया लिखने के बाद कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या नहीं, तो हम इस चिन्ह से पहचानेंगे। ये तीर का चिन्ह है अनुत्क्रमणीय के लिए। देखिए यही बताता है कि इधर से ये तो बन रहा है लेकिन इससे इधर नहीं बन रहा है। और अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय में ये चिन्ह है रिवर्स इनवर्स का, इधर से इधर वाले बन रहे हैं, इधर वाले से इधर वाले बन रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी संकलन या योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। तो संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, कौन? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं या एकल पदार्थ बनाते हैं। कितने पदार्थ बनाते हैं? एकल पदार्थ। जैसे ऊपर वाली हमारी अभिक्रिया है यही, तो इसमें कितने पदार्थ बन रहे हैं? N2 + H2 एरो NH3। तो इसमें दो तत्व हैं, दो पदार्थ हैं, ये मिलकर कितने पदार्थ बना रहे हैं? एकल उत्पाद। या देखिए जैसे CaO + H2O यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ये अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब उसे योगात्मक या संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए इसको यहीं से जोड़ दें हम, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊष्मा। जैसे सफेदी को जब हम मिलाते हैं, तो पहले भी हमने पहले टॉपिक में बताया था आपको कि सफेदी को मिलाते समय हमें क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या क्या प्राप्त होती है? पहले से सफेदी को जल में मिलाते समय गर्म तो नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें गर्म यानी हीट ऊष्मा प्राप्त हो रही है। तो इसलिए इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, तब उस अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या हम इसे इससे जो उल्ट करते हैं, तो योगात्मक अभिक्रिया में, या कहिए संकलन अभिक्रिया में, या कहिए संयोजन अभिक्रिया में, अभिक्रिया के बाद हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए योगात्मक अभिक्रिया को ही ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई? तो इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल एक ही हो गया। इसके बाद है हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, सॉरी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें दो या दो से अधिक मिलकर एक बन रहा था, और इसमें एक टूटकर दो या दो से अधिक हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये ऊपर हमने उत्क्रमणी में बताया था AgCl, तो एक ही तो है, कितनी है ये? एकल अभिकारक है। क्या है? तो जब इसे गर्म करेंगे, हम ऊष्मा देंगे, तो क्या मिलेगा हमें? Ag अलग, Cl अलग, यानी एकल अभिकारक ऊष्मा प्राप्त करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तब इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कब टूटता है? ऊष्मा प्राप्त करके। कैसे? ऊष्मा प्राप्त करके। तो वियोजन के लिए हमने आपको समझाया था कि ऊष्मा हमें तीन प्रकार से प्रयोग करते हैं। पहले नंबर पर क्या बताई थी? उसे क्या देकर? ऊष्मा देकर, ऊष्मीय वियोजन जिसे कहते हैं। दूसरी, विद्युत धारा जब दे देते हैं तब भी वियोजित हो जाते हैं, तब इसे क्या कहते हैं हम? यानी क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा। और एक और बताई थी नंबर 3, प्रकाश के द्वारा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनको प्रकाश की ऊष्मा मिल जाए, उनसे भी वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमारा सोना है, तो सोना यदि शुद्ध सोना होगा तो वो प्रकाश की ऊष्मा प्राप्त करके भी पिघलने लग जाता है। ठीक है? तो आभूषण बनाने के लिए हम उसमें कुछ अन्य पदार्थ भी मिलाते हैं, अन्य तत्व मिलाते हैं, जैसे चांदी, कॉपर, ये मिला करके हम, तो आपने देखा होगा जैसे कोई आभूषण बनाते समय उसमें अलग अलग प्रकार से ये जो सुनार होते हैं, सोने से आभूषण बनाने वाले होते हैं, ये उनमें से अलग अलग प्रकार से अशुद्धियां मिला करके आभूषण बनाते हैं। तो इसका जैसे प्रमाण हमें मिलता है कैसे, कि हम किसी सुनार से कोई आभूषण बनवा के लाए, अब उस आभूषण को किसी दूसरे पर आप बेचने जाइए, तो वहां आप देखेंगे कि वो सुनार, उसे आप बताइएगा कि ये अंगूठी या जो भी आभूषण लाए हैं ये मैंने इतने में खरीदा है, और इसे कुछ ही दिन हुए हैं
लेकिन किसी कारणवश मुझे बेचना पड़ रहा है, तो वो सुनार आपको उस कीमत में नहीं लौटाएगा। क्यों? क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि इसमें कितनी अशुद्धि मिली हुई है। और यदि उसी सुनार पर लौटाने जाओगे तो आपको ज्ञान होगा, उसे पता है पहले से मैंने इतना इसमें मिलाया था, उस हिसाब से वो आपको वापस कर लेगा। यदि दूसरे पर जाते हो तो लास्ट में वो क्या कहेगा, आप उससे कहोगे बार बार कि भाई मुझे लौटाना है, मुझे ये बेचना है, आपको लेना है, तो वो ये कहेगा कि इसे पहले गलाने दो। गलाने पर जो अशुद्धियां निकल जाएंगी तो शुद्ध सोने की कीमत आपको फिर मिल जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो आभूषण बनाने वाले हैं ये अलग अलग प्रकार से उसमें मिश्रित करते हैं अन्य पदार्थ। तो ऐसे ऊष्मा प्राप्त करके कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, तब उसे क्या कहते हैं हम? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? ऊष्मा की। किसकी आवश्यकता है? ऊष्मा की। तो चाहे तो ये कहिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अर्थात ऊष्मा का शोषण होता है, इसलिए इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।